देखो, ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब बहुत सिंपल है। कोई भी एजीएम जब होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, और उस एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर एक सेकंड आप 4 ट्रांजेक्शन करते हो। वो 4 ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं? जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बोर्ड ने तैयार करे हैं, बोर्ड की रिपोर्ट जो बोर्ड ने बनाई है, वो मेंबर्स अप्रूव करते हैं। ठीक है। दूसरा, आपको अगर मेंबर्स अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई डिविडेंड रिकमेंड किया है तो आप उसे डिक्लेयर कर सकते हो। तीसरा, अगर कोई भी डायरेक्टर वगैरह रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उनका रिटायरमेंट और उनकी जगह किसी नए डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करना। और अगर ऑडिटर का रिटायरमेंट हो रहा है तो ऑडिटर का रिटायरमेंट और उसकी जगह नए ऑडिटर को अपॉइंट करना। ये 4 ट्रांजेक्शन अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग पे करते हो, किस पर? एनुअल जनरल मीटिंग पर। कौन से 4 ट्रांजेक्शन? अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, रिटायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिटायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो ये क्या कहलाएंगे? ऑर्डिनरी। इसके अलावा अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो एनुअल जनरल मीटिंग पर, इन चारों के अलावा, तो वो क्या कहलाएगा? स्पेशल बिजनेस। क्या कहलाएगा? स्पेशल बिजनेस। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की मैं बात करूं तो उसमें अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन, ये चारों को मिलाकर भी, तो वो क्या कहलाएगा? स्पेशल बिजनेस कहलाएगा। ठीक है। स्पेशल बिजनेस और ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में एक डिफरेंस है। ऑर्डिनरी जो बिजनेस है ना, उसके केस में आपको कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि स्पेशल बिजनेस के केस में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है। अब डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है। इसके नाम से पता चल रहा है, एक्सप्लेनेटरी मतलब जिसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़े। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो एक कंपनी है वोडाफोन, और उसकी एनुअल जनरल मीटिंग है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, और कंपनी उसमें डिस्कस कर रही है मर्जर विद आइडिया। आपको पता नहीं दोनों कंपनी मर्ज हुई है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वोडाफोन एंड आइडिया हैव बीन मर्ज्ड। क्यों मर्ज हुई थी? क्योंकि इन दोनों कंपनी के लिए अपने अपने एक्सपेंसेस बियर करके प्रॉफिटेबल रहना करंट सिनेरियो के अंदर पॉसिबल नहीं था। ठीक है। और किसकी देन है वो सब? कहीं ना कहीं जियो की। डायरेक्टली आप किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर सकते अपनी फेलियर के लिए, बट ये फैक्ट था कि जियो ने 1 साल 1.5 साल तक जो फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड किए, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिनको पोर्टेबिलिटी की सिचुएशन फेस करनी पड़ी, और उनका सबसे ज्यादा डेंट किस पर पड़ा? वोडाफोन एंड आइडिया पर। तो वोडाफोन और आइडिया को सरवाइव करने के लिए इंडिया के मार्केट में इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हैव टू गेट मस्ट। तो मान लो वोडाफोन की मीटिंग है और आप वोडाफोन के मेंबर हो, मान लो, ठीक है, शेयर होल्डर हो। आपसे डिस्कस करना जरूरी है कि वोडाफोन को आइडिया के साथ मर्ज क्यों किया जाए। तो जब आपके पास नोटिस आएगा ना मीटिंग का कि वोडाफोन एंड आइडिया सपोज टू बी मर्ज्ड, और उसके लिए अपन को डिसीजन लेना है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस डिसीजन को लेने के लिए सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकेले सफिशिएंट नहीं है, मेंबर्स की परमिशन इज मस्ट ओवर देयर। तो उसके लिए मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग पर डिस्कस कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, वरना आपको क्या बुलानी पड़ेगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो भी बुलाओ आप, चाहे एजीएम बुलाओ चाहे ईजीएम बुलाओ, दोनों के ऊपर ही ट्रांजेक्शन किस में आएगा? स्पेशल बिजनेस में आएगा। तो कंपनी जब मीटिंग का नोटिस देगी ना, उसके साथ जो भी स्पेशल बिजनेस के ट्रांजेक्शन करना चाहती है उनका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होगा, और कंपनी एक्सप्लेन करेगी व्हाई द कंपनी वोडाफोन हैज टू मर्ज विद आइडियाज, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ये सब आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताओगे, ताकि जो भी मेंबर है उसको ये सफिशिएंट रीजन मिल सके कि क्यों मुझे हाँ में वोट करना चाहिए। ठीक है। या फिर अगर उसको रीजंस सफिशिएंट नहीं लगते तो वो ना में भी अपना वोट डाल सकते हैं। यस और नो, 2 ऑप्शंस होते हैं ना वोट के लिए। तो अब जो भी ऑप्शन आपको अपने अपने रीजंस के हिसाब से ठीक लगता है वो आप डाल सकते हो, लेकिन कंपनी की जिम्मेदारी है अपनी बात को बताना। ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब एजीएम के ऊपर अगर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड किया जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड की रिपोर्ट को अडॉप्ट किया जा रहा है, जो भी डायरेक्टर्स है अगर वो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नया डायरेक्टर रीअपॉइंट हो रहा है, या फिर कोई भी ऑडिटर रिटायरमेंट ले रहा है और उसकी जगह नया ऑडिटर रीअपॉइंट हो रहा है, तो इन चारों ट्रांजेक्शन को एजीएम के ऊपर ऑर्डिनरी बिजनेस बोला जाएगा। एजीएम के ऊपर बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो वो क्या कहलाएगा? स्पेशल। ईजीएम के ऊपर अगर आप इन चारों को मिलाकर भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते तो वो क्या कहलाएगा? स्पेशल। मतलब ईजीएम के ऊपर देयर इज नो ऑर्डिनरी बिजनेस,
Every business is special business on AGM. At AGM, there are 4 kind of transactions which are considered as ordinary business. Apart from that, every business transaction is special. ठीक है. What is the difference between ordinary and special business? ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में नोटिस के साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देना पड़ता. स्पेशल बिजनेस के साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा. किसी को कोई डाउट इन दोनों बातों में? क्लियरली समझ में आ गया? एजीएम 4 ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी, एजीएम एवरी ट्रांजेक्शन इज स्पेशल, एजीएम इन 4 के अलावा एनी ट्रांजेक्शन इज स्पेशल. ठीक है. ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन डज नॉट रिक्वायर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फ्रॉम द कंपनी. स्पेशल बिजनेस इज रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फ्रॉम द कंपनी. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट समझ में आ गया ना? आप क्यों चाहते हो ऐसा वर्क को एक्सप्लेन करना है. जैसे डिबेट्स में नहीं होता क्या, आप अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा ना उसके रीजंस, फैक्ट्स वगैरह. वही चीज है. अब आगे चलते हैं इसके अंदर. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का कंटेंट समझ लेते हैं. मटेरियल फैक्ट्स मतलब जरूरी बातें. नेचर ऑफ कंसर्न एंड इंटरेस्ट, फाइनेंशियल और अदरवाइज ऑफ एवरी डायरेक्टर एंड मैनेजर, एवरी अदर की मैनेजर पर्सन, रिलेटिव्स ऑफ एवरी डायरेक्टर, मैनेजर एंड की मैनेजर पर्सन. जो भी ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में एक बात क्लियर बतानी पड़ेगी. एक तो मटेरियल फैक्ट्स के अंदर सब बातें आ गई जो जरूरी बातें हैं. इसके अलावा अगर कोई डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन उस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है इन एनी वे, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ. मान लो अपनी कोई कंपनी है वोडाफोन, ठीक है, अपनी कंपनी है और उसमें मान लो विकास जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, लेकिन विकास आइडिया के अंदर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है मान लो, तो फिर ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा ना कि विकास इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन आइडिया ऑल्सो. या मान लो आइडिया के अंदर इनके पास शेयर्स है, सिग्निफिकेंट शेयर्स है, तो फिर ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि विकास इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द वोडाफोन हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन आइडिया ऑल्सो, ताकि ये पता चल जाए मेंबर्स को कि कहीं ये डायरेक्टर अपने फायदे के लिए तो नहीं कर रहा ना. समझ गए क्या? तो डायरेक्टर हो चाहे की मैनेजर पर्सन हो चाहे उनके रिलेटिव हो, अगर उनका किसी ट्रांजैक्शन में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जिस ट्रांजैक्शन को करने की कंपनी बात कर रही है, तो वो जो भी इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा. आगे सी एनी अदर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स दैट मे बी एनेबल मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, स्कोप एंड इंप्लीकेशंस ऑफ आइटम ऑफ बिजनेस एंड टू टेक डिसीजंस देयरऑन. और कोई भी बात जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कंपनी करने की बात कर रही है जो कि स्पेशल बिजनेस है, उसको समझने में और उसके ऊपर अपना डिसीजन बनाने में मेंबर की हेल्प करेगा. वो फैक्ट, वो इंफॉर्मेशन वो आपको साथ में ऐड ऑन करनी पड़ेगी. चौथा, इफ स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू और अफेक्ट्स एनी अदर कंपनी, द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन दैट अदर कंपनी ऑफ एवरी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर एंड एवरी अदर की मैनेजर पर्सन शैल बी डिस्क्लोज्ड. If the extent of such shareholding is 2% or more of paid-up share capital of that other company. अगर कंपनी जो स्पेशल ट्रांजैक्शन करने जा रही है, स्पेशल बिजनेस करने जा रही है, उसमें कोई और कंपनी के साथ होगा वो ट्रांजैक्शन, और उस और किसी कंपनी के अंदर अगर डायरेक्टर, प्रमोटर, की मैनेजर पर्सन या फिर मैनेजर, इनमें से किसी का भी होल्डिंग है, उन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और वो शेयर्स की वैल्यू कितनी है, पेड अप शेयर कैपिटल जो उस कंपनी होगी उसके 2% से ज्यादा है, तो उस केस में आपको ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. ठीक है. ई पॉइंट, इफ स्पेशल बिजनेस रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड एट द जनरल मीटिंग, the time and place where such document can be inspected shall be specified in the explanatory statement. अगर जो स्पेशल बिजनेस है वो कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित है, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट अगर किसी मेंबर को चेक करना हो तो वो किस दिन और कितने बजे आकर चेक कर सकता है, ये भी आप अपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करोगे. तो 5 बातें हो गई अभी तक, और आएंगे देखते हैं. एक तो मटेरियल फैक्ट हो गया, जरूरी बातें. दूसरा, कोई भी डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन है, उनके रिलेटिव का अगर कोई भी इंटरेस्ट है उस ट्रांजेक्शन में तो वो इंटरेस्ट. तीसरा, अगर कोई भी स्पेशल बिजनेस किसी कंपनी से संबंधित है, दूसरी कंपनी से संबंधित, तो उस कंपनी में अगर कंपनी के मैनेजर, डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन या प्रमोटर का कोई भी होल्डिंग है और वो होल्डिंग उस कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल की 2% या उससे ज्यादा है, तो आपको वो बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. इसके अलावा कंपनी के है ना कोई भी ऐसी चीज जो कंपनी के मेंबर को डिसीजन बनाने में और उस ट्रांजेक्शन को समझने में हेल्प करेगी, वो बात भी आपको बतानी पड़ेगी. और 5वां, अगर स्पेशल बिजनेस जो है वो किसी डॉक्यूमेंट से संबंधित है तो वो डॉक्यूमेंट कब और कहां कैसे विजिट किया जा सकता है, इंस्पेक्ट किया जा सकता है, उसकी डिटेल्स भी आपको डालनी पड़ेगी. ये सब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आएगा. और क्या है, इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर. अगर कंपनी ये 5 में से कोई बात छुपा लेती है, डिस्क्लोज नहीं करती, तो क्या होगा. इफ एज ए रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट,
Any benefit accrues to a promoter, director, manager, or other key managerial person or their relatives. Such person shall hold such benefits in trust for the company and shall compensate the company to the extent of benefit derived by him. एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, ठीक है। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उस एबीसी लिमिटेड में एक प्रमोटर है, ठीक है। ये एबीसी लिमिटेड एक पीक्यूआर लिमिटेड के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, ठीक है। मान लो पीक्यूआर लिमिटेड के साथ जो ट्रांजेक्शन किया जा रहा है उससे पीक्यूआर लिमिटेड को 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रमोटर का पीक्यूआर लिमिटेड में 5% स्टेक है, 5% पेड अप कैपिटल का पीक्यूआर लिमिटेड के अंदर एबीसी लिमिटेड के प्रमोटर के पास है। प्रमोटर का नाम ले लेते हैं, मान लो मिस्टर वी। Mr. V has 5% of voting power or paid up share capital in PQR Limited, who is the promoter of ABC Limited. अब अगर ये बात डिस्क्लोज कर दी जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने डिस्क्लोज किया है। अगर मेंबर्स को इस चीज से एतराज था कि प्रमोटर कैसे बेनिफिट कमा रहा है तो मना कर देते ना। अगर मैं अपनी कोई 100 रुपए की चीज कंपनी को 110 रुपए में बेच रहा हूँ और बात ही मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मुझे 10 रुपए बचेंगे, तो कंपनी को नहीं लेनी है तो मना कर देना। कोई जबरदस्ती थोड़ी, गन पॉइंट पर थोड़ी पूछा जा रहा है। तो मेंबर्स अगर इस बात से सहमत नहीं थे तो वो मना कर सकते थे। लेकिन अगर मान लो डिस्क्लोज ही नहीं की गई ये बात, या सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं की गई, तो जो भी प्रॉफिट पीक्यूआर लिमिटेड कमाएगी उसमें जितना प्रॉफिट प्रमोटर का है ना, वो प्रमोटर को प्रॉफिट किसको लाकर देना पड़ेगा? एबीसी लिमिटेड को। इसका सीधा सीधा ले लेते हैं, 20 लाख का 5% कितना होगा? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए प्रमोटर को कंपनी को देने पड़ेंगे अगर इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर है या नॉन डिस्क्लोजर है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अपन ने पढ़ा था ना कि कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर प्रमोटर डायरेक्टर या की मेजर पर्सन या उनके रिलेटिव इंटरेस्टेड है, या कोई भी कंपनी के साथ अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उस कंपनी के अंदर 2% है उससे ज्यादा की वो पेड अप शेयर कैपिटल का है ना होल्डिंग, या तो प्रमोटर्स के पास है या की मेजर पर्सन के पास है या मैनेजर के पास है या डायरेक्टर के पास है, तो आपको ये बात कंप्लीटली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। इन केस दिस डिस्क्लोजर इज नॉट मेड, द पर्सन हु इज डिराइविंग एनी प्रॉफिट will have to compensate the profit to the company. ठीक है, क्लियर है? Any doubts? No. अगला है punishment for default. If any default is made in complying with the provision of this section, every promoter, director, manager or other key managerial person of the company who is in default shall be liable to a penalty of rupees 50,000 or 5 times the amount of benefit accruing to the promoter, director, manager or other key managerial person or any who is relative, whichever is higher. 50,000 रुपए या जो भी प्रॉफिट आपने कमाया उसका 5 गुना, इसमें से जो भी हायर अमाउंट होगी वो आपको किसको देनी पड़ेगी? पेनल्टी के रूप में देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपने मान लो 1 लाख रुपए कमाए थे ऊपर वाले एग्जांपल में, तो पेनल्टी कितनी लगेगी? किसके ऊपर लगेगी पेनल्टी? जिसने भी डिफॉल्ट किया है। किसका डिफॉल्ट माना जाएगा? प्रमोटर का। तो प्रमोटर को कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? 5 लाख रुपए। क्यों? 1 लाख रुपए था ना, उसका 5 गुना, विच एवर इज हायर, तो कितने देने पड़ेंगे? 5 लाख। 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे पेनल्टी के रूप में, और 1 लाख रुपए किसको देने पड़ेंगे? उसे कंपनी को कंपनसेशन के रूप में। समझ गए क्या? 6 लाख रुपए लग गए उसके, आया गया कुछ नहीं, और 6 लाख रुपए लग गए फ्री में। समझ गए क्या? तो इससे अच्छा वो डिस्क्लोज ही कर देता। प्रॉपर डिस्क्लोजर इज वेरी मस्ट इन कंपनीज केस, ठीक है। कंपनी में देखो प्रॉब्लम क्या होती है, संभालने वाले कोई और है और पैसे किसी और के हैं। अगर मान लो मैं कल को कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं और आपसे इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं, आप मेरे इन्वेस्टर बन रहे हो, तो आपका राइट है नहीं है पता करने का कि मेरे पैसे सही लग रहे हैं या नहीं। तो मुझे प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ना आपको। अगर मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगा तो आप अपने पैसे वापस नहीं ले जाओगे क्या? है ना? तो इसीलिए कंपनी को संभालने वाले तो डायरेक्टर या की मेजर पर्सन होते हैं, और उसमें स्टेक होता है लोगों का। तो उन लोगों तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं गई है, तो उन लोगों के साथ क्या कर रही है कंपनी? नाइंसाफी कर रही है, फ्रॉड कर रही है, चीटिंग कर रही है, ठीक है। इसीलिए समझ में आया एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस समझ में आया, स्पेशल बिजनेस समझ में आया। ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अगर प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं किया तो जो भी प्रॉफिट कमाया गया वो वापस कंपनी को लाकर देना पड़ेगा, साथ में पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए, या जो भी प्रॉफिट डिराइव किया उसका 5 गुना, विच एवर इज हायर। क्लियर? तो मिनिमम पेनल्टी कितनी हो गई? 50,000 रुपए हो गई। ये मान लो हमेशा अपन हर में क्या पढ़ते हैं? मैक्सिमम। इसमें क्या है? मिनिमम, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके नीचे 1-2 केस स्टडी दे रखी है, वो आप लोगों को करनी है 1-2। अगला पॉइंट है कोरम फॉर जीएम। पहली बात तो कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब होता है इनफ नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट टू हेल्ड ए मीटिंग। जैसे क्लास में नहीं होता क्या, वो जो उस दिन 25 जिस दिन इलेक्शन था उस दिन क्लास क्यों कैंसिल हुई थी?
क्योंकि यहाँ पर बच्चे आ ही नहीं सकते थे, तो देयर वाज नो कोरम। अब मान लो 15 बच्चों की क्लास है, आप लोग कितने, 2 4 6 8 10 12 14 15 17 बच्चे हैं क्लास में अभी राइट नाउ, ठीक है। तो अब 17 स्टूडेंट्स हो क्लास में, और किसी दिन मान लो बहुत जोर से बारिश आ गई और क्लास में सिर्फ 2 बच्चे हैं, अगर मान लो ऑनलाइन क्लास पॉसिबल नहीं हो उस दिन, तो क्लास हो पाएगी क्या? 2 बच्चों को पढ़ा दिया, 15 बच्चों की पढ़ाई रहेगी, ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि क्लास में सफिशिएंट कोरम नहीं है, सफिशिएंट प्रेजेंस नहीं है। तो कोई भी कंपनी जब मीटिंग करती है ना, तो मीटिंग करने के लिए, उस मीटिंग को चलाने के लिए कम से कम एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो अगर मीटिंग में प्रेजेंट होंगे ना, तब तो मीटिंग की जाएगी, वरना मीटिंग आगे पोस्टपोन हो जाती है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो कोरम हैज टू बी देयर टू कन्वीन ए मीटिंग, एक मीटिंग को करने के लिए कोरम का होना जरूरी है। एक चीज याद रखना, एक बहुत बड़ा डाउट है, वो डाउट आगे जाकर आएगा, कोरम मीटिंग की शुरू में प्रेजेंट होनी जरूरी है या जब जब मीटिंग में ट्रांजेक्शन होंगे तब तक प्रेजेंट होनी जरूरी है? इसको लेकर 2 तरीके के ओपिनियन है। कुछ केसेस में ऐसा लगता है कि सिर्फ मीटिंग के शुरू में कोरम चाहिए, उसके बाद अगर कोई चला गया बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर ही लगता है कि मीटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं, उन सब ट्रांजेक्शन के लिए आपको कोरम चेक करनी जरूरी है। तो आपका आंसर सेकेंड वाला रहेगा, ठीक है। कोरम हैज टू बी प्रेजेंट एट द बिगनिंग ऑफ द मीटिंग एंड थ्रू आउट द मीटिंग। समझ गए क्या? पूरी मीटिंग के दौरान और मीटिंग के शुरू में, दोनों वक्त कोरम प्रेजेंट होनी जरूरी है। तो स्टार मार करके लिख लो ये बात, कोरम हैज टू बी देयर at the start of the meeting as well as during the meeting। मीटिंग के दौरान भी और मीटिंग के शुरू में भी कोरम प्रेजेंट होनी जरूरी है। ये कंफ्यूजन ही क्लियर है? अब जहां पर भी आपको डाउट आए ना, सर कभी तो आप बोल रहे हो स्टार्ट में होनी चाहिए, कभी आप बोल रहे हो पूरी मीटिंग के दौरान होनी चाहिए, ये बात मैंने शुरू में क्लियर कर दी है। आपको क्या लेके चलना है माइंड में? कोरम हैज टू बी प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग एज वेल एज ड्यूरिंग द मीटिंग। क्लियर? वरना तो कंपनी ये करेगी, 2 4 मेंबर को बोल देगी आसपास पड़ोस वालों को कि आ जाओ यार 15 मिनट नाश्ता करके चले जाना, ठीक है नाश्ता तो मिलेगा फ्री का। शर्मा जी घूम रहे थे बाहर, शर्मा जी बोले अरे क्या है आज? बोले कंपनी में मीटिंग है, आपको नहीं पता? क्या पता है, लेकिन आए कौन? बोले यार आ जाओ नाश्ता कर लो, हमारी कोरम बन जाएगी। चलो आधे घंटे ना, आधे घंटे बैठ जाता हूँ। आधे घंटे बाद शर्मा जी गए, तो ऐसे तो फिर जो 4 लोग 3 लोग बैठे रहेंगे वही डिसीजन करते रहेंगे, मेंबर्स की मीटिंग का होगी फिर वो तो 3 4 लोगों की मीटिंग हो गई खाली। तो ये चीज ना हो, इसीलिए बात ध्यान रखना। कई कई पॉइंट में आपको लगेगा ऐसा, कहीं पर प्रोविजन में भी लिखा मिल सकता है कि मीटिंग शुरू में होनी जरूरी, कोरम शुरू में होनी जरूरी है मीटिंग के, लेकिन ऐसा नहीं है। वी हैव टू टेक द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, कोरम हैज टू बी प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग एज वेल एज ड्यूरिंग द मीटिंग। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया? कोरम क्या होती है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कन्वीन ए मीटिंग इज कॉल्ड कोरम, सिंपल भाषा में बताऊं तो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूट लिख रखा है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है मीटिंग चलाने के लिए, मीटिंग के दौरान भी रहना जरूरी है। अब देखो अपन को लिमिट दे रखी है, पब्लिक कंपनी की दे रखी है, प्राइवेट कंपनी की दे रखी है, 2 तरीके की कंपनी होती है ना, और तीसरी भी होती है कोई, स्मॉल ओपीसी तो प्राइवेट का ही पार्ट होती है, तो वो मत गिन लेना। बोले सर आप 4 होती है, एक तो पब्लिक, एक प्राइवेट, एक स्मॉल और एक ओपीसी। स्मॉल और ओपीसी आर पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो अप टू 1000 मेंबर, अगर किसी पब्लिक कंपनी में 1000 तक मेंबर है, 1000 तक मतलब 1 से 7 से लेकर 1000 तक, ठीक है, पूरी रेंज है वो, तो कितने मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट चाहिए? 5। अब इसके अंदर आप एक वर्ड हाईलाइट करोगे, पर्सनली प्रेजेंट। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या मतलब होता है। एक प्रॉक्सी करके टॉपिक आएगा 105 नंबर सेक्शन में, वहां पर इसका रोल आएगा। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अभी समझे नहीं हो, मतलब समझ गए ना कि आगे क्या समझाने की कोशिश करूं मैं, क्यों हाईलाइट करवा रहा हूं इसको? क्योंकि पर्सनली प्रेजेंट का मतलब होता है खुद आना चाहिए, 5 मेंबर का खुद का होना जरूरी है, अपनी जगह किसी और को नहीं भेज सकता। क्लियर है? आगे चले। अगला पॉइंट है, अगर कंपनी के मेंबर्स 1000 से ज्यादा है लेकिन 5000 तक है, मोर देन 1000 बट अप टू 5000, तो कितने मेंबर्स? 15। और अगर किसी कंपनी में 5000 से ज्यादा मेंबर है तो कितने मेंबर्स? 30। तो इसको तो याद कर लो एकदम ढंग से। पब्लिक कंपनी के केस में अगर अप टू 1000 मेंबर्स है तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए,
मोर देन 1000 बोल रहा हूं मैं। अगर 1000 तक मेंबर है तो 5 ही चाहिए, 1000 से ऊपर और 5000 तक कितने चाहिए? 15, और 5000 से ऊपर तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? आगे प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर ए लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स हैज द कोरम, और आर्टिकल्स ज्यादा मेंबर्स के लिए भी बोल सकती है। सेम गोज विद पब्लिक कंपनी आल्सो। पब्लिक कंपनी में भी लाइन लिखी हुई है। अगर पब्लिक कंपनी में लिख दे अप टू 1000 मेंबर्स 7, मोर देन 1000 up to 5000 20, more than 5000 35। तो क्या मानोगे? आर्टिकल्स की मानोगे, एक्ट की मानोगे? आर्टिकल्स की। क्लियरली लिख रखा है आर्टिकल्स में प्रोवाइड सच लार्जर नंबर्स हैज डिसाइड। जो भी आर्टिकल्स में लिखा है, अगर उसमें ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स के प्रेजेंट को लिखा है कोरम के लिए, तो फिर कोरम के लिए ये लिमिट नहीं लेंगे, ज्यादा नंबर वाले लेंगे। कम लिखा है तो नॉट अप्लीकेबल। क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात? आर्टिकल्स को खुद ही सुपर पावर कर रहा है कि आप मेंबर्स बढ़ा सकते हो अगर चाहो तो, पर्सनली प्रेजेंट जो होनी चाहिए। क्लियर? तो प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने कम से कम जरूरी है कोरम हेल्ड करने के लिए, और आर्टिकल्स 2 से ज्यादा मेंबर्स प्रिस्क्राइब कर सकता है। पब्लिक कंपनी के केस में 1000 तक 5, 1000 से ज्यादा 5000 तक 15, और 5000 से ज्यादा 30, और इस नंबर को आर्टिकल्स के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, घटाने का ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? तो ये बात भी एकदम क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में अगर आर्टिकल्स ने नंबर ऑफ मेंबर्स कम कर रखे हैं तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। ये 5, 10, 5, 15 और 30 की लिमिट अप्लीकेबल होगी, और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 की। लेकिन अगर मेंबर बढ़ा रखे हैं आर्टिकल्स में बोल रखा है कि 7 मेंबर चाहिए कम से कम, या 25 मेंबर चाहिए कम से कम, या 40 मेंबर चाहिए कम से कम, या प्राइवेट कंपनी के केस में 3 मेंबर कम से कम चाहिए, तो वो अप्लीकेबल माना जाएगा। आगे लैक ऑफ कोरम लीगल इफेक्ट। अब मान लो कोरम नहीं है, नहीं आई कोरम, जरूरी थोड़ी आ जाए मेंबर। किसी कंपनी में 5000 मेंबर है लेकिन उसमें 15 मेंबर नहीं आ पाए, 13 ही मेंबर है, तो कोरम नहीं बनी ना, कोरम नहीं हुई ना, 13 ही लोग आ पाए, तो फिर क्या करेंगे? If the quorum is not present within a half an hour from the time fixed for including the holding the GM, then अगर जिस टाइम पर मीटिंग चालू होनी थी उसके आधे घंटे के अंदर अंदर कोरम आ जानी चाहिए, नहीं आई तो क्या करेंगे? केस 1, EGM was called by the requisitionist under section 100। अब मैंने आपको शुरू में बताया था मीटिंग कैसे कैसे बुलाई जा सकती है। तो EGM कौन कौन बुला सकता है? 3 लोग बुला सकते हैं, एक तो बोर्ड, एक मेंबर्स, और एक कौन बुला सकता है? ट्रिब्यूनल। करेक्ट। तो जो मेंबर्स बुलाते हैं ना मीटिंग EGM, वो बुलाते हैं सेक्शन 100 में। तो ये किसकी बात कर रहा है? इस मीटिंग की। ये क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर ना हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ये चैप्टर चाहता है आपकी क्लियरिटी। क्या चाहता है? क्लियरिटी। क्योंकि इसमें हर तरीके की मीटिंग हर कोई बुला पा रहा है। ट्रिब्यूनल बोल रहा है हम बुलाएंगे EGM, मेंबर्स बोल रहे हैं हम बुलाएंगे, बोर्ड बोल रहा है हम बुलाएंगे। EGM कौन बुला सकता है? या तो ट्रिब्यूनल या बोर्ड। मेंबर्स को बुलाने का पावर नहीं है EGM। समझ गए क्या? तो ये चीज की क्लियरिटी जरूरी है कि यहाँ पर जब ये बोल रहा है सेक्शन 100 के अंदर जो मेंबर्स मीटिंग बुलाने के लिए बोलते हैं ना EGM, उनको बोलते हैं रिक्विजिनिस्ट। आगे मैं पढ़ाऊंगा ये चीज, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं कि टॉपिक आए सर, आगे आएगा टॉपिक है। तो रिक्विजिनिस्ट जो है ना, उनका मतलब होता है ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी से रिक्वेस्ट किए, जो कि मेंबर्स है, कि EGM बुलाओ। और अगर बोर्ड मान ले उनकी रिक्वेस्ट तब तो बहुत बढ़िया, बोर्ड नहीं माने तो कौन बुला सकता है खुद मीटिंग? रिक्विजिनिस्ट बुला सकता है। रिक्विजिनिस्ट के बोलने पर या रिक्विजिनिस्ट के द्वारा जो EGM बुलाई गई थी, अगर उसमें मीटिंग चालू होने के आधे घंटे के अंदर अंदर कोरम नहीं हो पाती तो क्या होगा? द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड। तो मीटिंग क्या कर दी जाएगी? कैंसिल। बाकी और कोई भी केस है, बाकी और कोई भी केस में 4 पॉइंट आएंगे। EGM बाई बोर्ड, EGM बाई बोर्ड, EGM बाई ट्रिब्यूनल, EGM बाई ट्रिब्यूनल। 5 तरीके की मीटिंग बुला सकते हो आप। EGM बोर्ड के द्वारा, EGM बोर्ड के द्वारा, EGM मेंबर्स के द्वारा, EGM ट्रिब्यूनल के द्वारा, EGM ट्रिब्यूनल के द्वारा। 5 हो गए ना? अब अगर मान लो EGM मेंबर्स ने बुलाई है सेक्शन 100 में और उसमें कोरम नहीं हो पाई, आधे घंटे के अंदर अंदर आनी चाहिए, नहीं आई, तो फिर क्या होगी? मीटिंग कैंसिल। बाकी जो चारों केसेस है, ट्रिब्यूनल ने EGM बुलाई है या बोर्ड ने EGM बुलाई है, तब क्या होगा देखते हैं। The meeting shall adjourn to such day, time and place has may be determined by the board। जो भी बोर्ड ने डिटरमाइन किया है उस दिन उतने बजे उस डेट पर मीटिंग क्या कर दी जाएगी? पोस्टपोन कर दी जाएगी। However, if the board has not determined the day, time and place,
द मीटिंग शैल बी adjourned टू द सेम डे टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। अगले वीक के अंदर सेम डे के ऊपर, सेम टाइम के ऊपर और सेम प्लेस के ऊपर मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी अगर बोर्ड डिटरमाइन नहीं करता है। डेट नहीं लिख रखा है इसमें, डेट मत लिख देना क्योंकि डेट सेम थोड़ी रह सकती है। अगर नेक्स्ट वीक में आज की मीटिंग पोस्टपोन हो तो 29 नवंबर ही रहेगी क्या? बोलो सर ये क्या डेट नहीं बढ़ रही? बोले एग्जाम के पहले लगवा दो, ऐसा कोई प्रोविजन, डेट ही नहीं है एग्जाम की, दुनिया रुक जाए, ऐसे नहीं होगा ना, चेंज हो जाएगी ना डेट तो इसलिए डेट नहीं बोल रहे। डे मतलब जैसे आज कौन सा डे है? वेडनेसडे, तो आज के दिन मान लो कोई मीटिंग बुलाई थी बोर्ड ने, ईजीएम बुलाई थी, चाहे ईजीएम बुलाई थी या ट्रिब्यूनल ने ईजीएम कोई भी मीटिंग बुलाई थी और उसमें क्वारम नहीं है, तो अगले वेडनेसडे को 11 बजे मीटिंग बुलाई थी आज, तो अगले वेडनेसडे को भी 11 बजे। मान लो कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलाई थी, तो अगले वीक को भी रजिस्टर्ड ऑफिस पर मीटिंग होगी, अनलेस बोर्ड हैज डिसाइडेड द डे टाइम एंड वेन्यू या प्लेस। ठीक है, आगे चलते हैं। At least 3 days notice of adjourned meeting shall be given to the members either individually or by publishing an advertisement in 2 newspapers, one in English and one in vernacular language। उसमें अपडेट कर रखा है क्या? देखो मैंने सेक्शन 103, जहां पर कुछ नहीं लिखा अपन उसमें क्या मानेंगे? डिस्ट्रिक्ट वाइड सर्कुलेशन मानेंगे। लिख रखा है क्या? देखो उस टेबल के अंदर नहीं लिख रखा? नहीं है, लिख लो उसमें, नीचे नीचे लिख लो, चाहे सेक्शन 103 एडजोर्न मीटिंग नोटिस, या ऐसे करके लिख लो। या तो 3 दिन, कम से कम मीटिंग से 3 दिन पहले आपको इंडिविजुअल नोटिस सेंड करने पड़ेंगे हर मेंबर को, या फिर आप 2 न्यूज़पेपर्स में पब्लिश भी कर सकते हो, इंग्लिश एंड वेर्नाक्युलर, और दोनों का डिस्ट्रिक्ट वाइड सर्कुलेशन लिख दो। सेक्शन 103 एडजोर्न मीटिंग ऐसे लिख लो, और बाद में आगे वेर्नाक्युलर में लिख दो डिस्ट्रिक्ट, और इंग्लिश में लिख दो डिस्ट्रिक्ट। कुछ नहीं लिख रखा तो अपन क्या मानेंगे? डिस्ट्रिक्ट। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है भाई, अगर इसमें कुछ भी करेक्शन होगा तो मैं करवा दूंगा, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि अगर कुछ नहीं लिख रखा तो अपन कहाँ मानेंगे? डिस्ट्रिक्ट वाइड सर्कुलेशन मानेंगे। ठीक है, इन केस इफ इट विल चेंज आई विल मेक इट चेंज टू यू। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा वो चेंजेस, लेकिन आप अगर अपना कॉमन सेंस लगाओगे ना तो भी आपका मन डिस्ट्रिक्ट वाइड ही बोलेगा, नहीं लिख रखा होगा तो। क्लियर है? मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है फिर, जब तक आपको एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट नहीं बताई जाए। अगला पॉइंट है 4th, इफ द एडजॉर्न मीटिंग आल्सो in the adjourned meeting also if the quorum is not present within a half an hour from the date fixed from the time fixed for holding the GM, the members present shall be the quorum। अगर मान लो एडजॉर्न हो गई मीटिंग और एडजॉर्न मीटिंग वाले दिन भी आधे घंटे में quorum नहीं है, नकटे हैं मेंबर, नहीं आएंगे, जित पराडे बैठे हैं, हम तो नहीं आए, तो फिर क्या होगी? जितने मेंबर आए ना वही quorum है। जैसे कोई एक क्लास में बंक मारा था एक दिन, तो मैं दीवार को पढ़ा कर चला गया, मेरी तो क्लास हो गई, no member was present, still the meeting was going on। एक स्टूडेंट आए थे, 2 स्टूडेंट आए थे तो उनको पढ़ा दिया मैंने, तो बाकी ये जो 20-25 नहीं आए थे वो अपनी खुद भुगतो, वापस कभी वो टॉपिक पढ़ाया भी नहीं। बंक मारा वो कोई एतराज नहीं है, मुझे बताए बिना कैसे मारा, मुझे बता देते मैं भी मार लेता साथ में। समझ गए क्या? बंक मारने की दिक्कत नहीं होती कभी भी, टीचर को बुला कर क्यों बंक मार रहे हो? डबल नुकसान। समझ गए? तो आप लोग मत सोचना बंक मारनी है, क्योंकि मेरे अकेले की क्लास नहीं है, मैं नहीं आया था क्या उस दिन, तो ठीक है। आप मेरी क्लास के बाद करो कुछ भी। quorum when required, quorum needs to be present only at the commencement of meeting, this is not right। the quorum is not required at the time of passing each and every resolution, this is not right। आगे जाकर एक रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन के मुताबिक ये चेंज हो जाता है, जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं कर रखी, इसलिए मैंने लिखवाए थे। यहाँ पर आप लिख दो quorum is required, जो लिखा था ना आपने वो लाइन यहाँ पर लिख दो, quorum is required throughout the meeting and as well as that commencement of the meeting। इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, ऑडिट की क्लास है क्या आज? इसके आगे कल पढ़ेंगे। आगे देखो केस स्टडीज दे रखी है, ऐसे नहीं कि आप करके नहीं लाओगे। 3, 4, 5, 6, 7 केस स्टडीज है, ये पढ़कर है ना। सेक्शन 104 से मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज अपन ने पढ़ ली 102 और 103। 102 में अपन ने पढ़े ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है और नॉन डिस्क्लोजर का इंपैक्ट क्या होता है, और 103 में अपन ने पढ़ा quorum। ठीक है, इनके बीच में जो भी केस स्टडीज है यू हैव टू डू देम। अगर आपको कोई केस स्टडी समझ में नहीं आती या उसमें कुछ गड़बड़ लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक पॉइंट मैंने चेंज करवाया बुक से, quorum is required to be present
थ्रू आउट द मीटिंग। इसमें क्लियरली लिख रखा है नहीं चाहिए, लेकिन आगे रेगुलेशंस आती है और रेगुलेशंस चेंज कर देती है इसको, वो रेगुलेशंस आपकी बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, चलो भाई।